हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जैव अणु के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, देन हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग केवल बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एवं कार्बोहाइड्रेट का महत्व। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड, उसके बाद पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना। देन हम लोग देखेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा विटामिन से। तो विटामिन में हम लोग देखेंगे विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर से रहेगा न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर। तो न्यूक्लिक अम्ल में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैव रसायन होता क्या है या जैव अणु होता क्या है। तो देखते हैं जैव रसायन क्या है। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों में उपस्थित विभिन्न जटिल जैव अणुओं तथा सजीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन कहलाता है। अब नेक्स्ट है जैव अणु। तो जैव अणु क्या होता है? वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीवन का आधार बनाते हैं तथा जीवित प्राणी की वृद्धि, पोषण तथा प्रजनन के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे हम कहते हैं जैव अणु। तो जैव रसायन और जैव अणु में बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जैव रसायन किसको कहते हैं? जैव रसायन जटिल जैव अणुओं का अध्ययन जैव रसायन कहलाता है। जबकि जैव अणु क्या होता है? जैव अणु एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीवन का आधार बनाते हैं, तो इसे हम जैव अणु कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले एक और चीज हम लोग जान लेते हैं कि हमें पता होता है कि जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका से बड़ा ऊतक होता है। ऊतकों के मिलने से एक अंग का निर्माण होता है। अंगों के मिलने से एक अंग तंत्र, अंग तंत्रों के मिलने से एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। अर्थात एक सबसे छोटी इकाई की यदि हम बात करें तो वो किसको कहते हैं? कोशिका। लेकिन यदि हम बात करें कोशिका से भी छोटी इकाई, तो कोशिका से भी छोटी इकाई को जैव अणु कहते हैं। तो जैव अणुओं के ही रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप एक जीवित कोशिका का निर्माण होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन युक्त होता है। जल अपघटन करने पर इस प्रकार का यौगिक देता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तीन आधार पर बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को तीन आधार पर बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से आधार हैं। पहला बांटा गया है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दूसरा बांटा गया है जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और तीसरा बांटा गया है इसको अपचायक गुण के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर। शुगर किसको कहते हैं? जो स्वाद में मीठा होता है, उसे हम कहते हैं शुगर। इसका उदाहरण है ग्लूकोज और सुक्रोज। इसका दूसरा प्रकार है नॉन शुगर। नॉन शुगर क्या होता है? जो स्वादहीन होता है। इसका उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। उसके बाद नेक्स्ट इसे बांटा गया है जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर तीन प्रकार से, एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को और अन्य प्रकार तो नहीं है उसके, लेकिन ओलिगोसेकेराइड को तीन प्रकार में फिर से डिवाइड कर देते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। इसमें ग्लूकोज के अणुओं की संख्या के आधार पर इसे बांटा गया है। उसके बाद तीसरा आता है
पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे अणु उपस्थित रहता है, तो इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इन सभी के बारे में हम अलग अलग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसका तीसरा प्रकार है अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अपचायक गुण के आधार पर दो प्रकार से, पहला है अपचायी शर्करा। तो अपचायी शर्करा क्या होता है? जो टालेन अभिकर्मक और फेलिन विलयन को अपचयित कर देता है। ये एल्डिहाइडिक और कीटोनिक समूह वाले होते हैं, इसे हम कहते हैं अपचायी शर्करा। दूसरा है अनपचायी शर्करा। अनपचायी शर्करा क्या होता है? जो फेलिन विलयन और टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते, अनपचायी शर्करा कहलाता है। ये था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जिसको तीन आधार पर बांटा गया है: स्वाद के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर और अपचायक गुण के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज के एक अणु उपस्थित हो, जिसका सामान्य सूत्र CH2O का ट्वाइस हो, मोनोसेकेराइड कहलाता है। उदाहरण है इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके भौतिक गुण क्या क्या है? तो इसके भौतिक गुण है, ये रंगीन होता है, मीठा होता है, जल में विलय होता है, किंतु एल्कोहल और बेंजीन में अविलय होता है। ये ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड के भौतिक गुण थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की यहाँ पर दो प्रकार की संरचना बताया गया है, जिसमें से पहली जो संरचना है वो है ग्लूकोज की खुली संरचना। ग्लूकोज की खुली संरचना, इसको विवरित संरचना भी कहते हैं। विवरित का मतलब होता है खुला और समृद्ध का मतलब होता है बंद। तो इसके पक्ष में क्या क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं या स्टेटमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, उसको देखते हैं। पहला बताया गया है इसमें इसका अणु सूत्र C6H12O6 के रूप में पाया जाता है। दूसरा बताया गया है 6 कार्बन परमाणु वाला सीधी श्रृंखला के रूप में होता है। तीसरा है कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। चौथा एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति। पांचवा हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। छठवा प्राथमिक एल्कोहल CH2OH का पाया जाना। और सातवां है D और L विन्यास। तो देखते हैं इसमें इसकी संरचना में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की संरचना में इसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए प्रमाण इसके सूत्र को बताता है या नहीं। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले ग्लूकोज का अणु सूत्र। ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6। तो जैसे इसमें कार्बन की संख्या 6 बताया गया है, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6। तो आप इस सूत्र से आप गिन करके पता लगा सकते हो कि इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन उपस्थित है या नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है 6 कार्बन परमाणु वाला सीधी श्रृंखला। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन परमाणु। इसके अलावा इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति और एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति बताया। तो ये कार्बोनिल समूह है और ये कार्बोनिल समूह ही ये एल्डिहाइडिक समूह है और यही एल्डिहाइडिक समूह कार्बोनिल समूह से व्युत्पन्न होता है। उसके बाद बताया गया है 5 हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह आप देख सकते हैं, जैसे ये पहला हाइड्रोक्सिल समूह, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह, ये तीसरा हाइड्रोक्सिल समूह, ये चौथा हाइड्रोक्सिल समूह और ये पांचवा हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस स्टेटमेंट को भी ये पूरा करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल का पाया जाना। तो ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल भी उपस्थित है। जैसे ग्लूकोज में उपस्थित ये प्राथमिक एल्कोहल CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। उसके बाद बताया गया है ग्लूकोज का D और L विन्यास के रूप में पाया जाना। ग्लूकोज का D और L विन्यास आप इस सूत्र में देख सकते हैं। ग्लूकोज का D और L विन्यास, ये D विन्यास और ये दूसरा है L विन्यास। तो ग्लूकोज की विवरित संरचना के पक्ष में ये सभी प्रमाण हैं जो इसके इस सीधी श्रृंखला को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या क्या बोलता है? तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ये कहता है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का फर्स्ट स्टेटमेंट है एक एमिल फिशर ने 1894 में दिया था। दूसरा कहता है 5 सदस्यीय ब्यूटीलीन ऑक्साइड का चक्र होता है जो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन से बना होता है। एक ऑक्सीजन से बना होता है। तीसरा कहता है इसका
बाद में हवार्थ और उनके सहयोगी ने बताया कि अच्छा सदस्य एमिलीन ऑक्साइड का बना होता है। उसके बाद चौथा नंबर है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल करके दो समन्वयी यौगिक बनाता है जो अल्फा व बीटा मेथिलीन ग्लूकोसाइड होता है। उसका पांचवा है, पांचवें संरचना, पांचवा जो स्टेटमेंट है वो ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना को बताता है। ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना को भी हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट और इसके सूत्र, इसके स्टेटमेंट और इसका सूत्र दोनों एक दूसरे से मैच करता है कि नहीं। इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि ये, इसमें कहा गया है ये 5 सदस्यीय ब्यूटील ऑक्साइड का बना होता है जो जो 4 कार्बन और एक एक ऑक्सीजन से बना होता है। जैसे इसमें देख सकते हो कि 4 कार्बन और एक एक ऑक्सीजन उसमें उपस्थित है। 4 कार्बन और एक एक ऑक्सीजन उपस्थित है। उसके बाद है, हवार्थ और उनके सहयोगी ने बताया कि अच्छा सदस्य एमिलीन ऑक्साइड का बना होता है। 6 सदस्यीय एमिलीन ऑक्साइड, जैसे 6 सदस्यीय कहने का मतलब है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये ऑक्साइड, इसलिए इसको कहा गया है 6 सदस्यीय एमिलीन ऑक्साइड का बना होता है। और ये इसका एक गुण के बारे में हम देखें, रासायनिक गुण के बारे में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके दो समन्वयी यौगिक बनाता है जो अल्फा व बीटा में मिथाइल ग्लूकोसाइड होता है। और इसका पांचवा जो स्टेटमेंट है वो ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना को दर्शाता है। तो ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना क्या है, तो ये है ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना, ये है ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना, ये वाला ग्लूकोज का पैरेनोज संरचना, ये ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना। इसमें क्या बोला है ग्लूकोज की पैरेनोज संरचना में, पहले बोला है ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय को पैरेनोज संरचना कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय को पैरेनोज संरचना कहते हैं। जैसे ये 6 सदस्यीय वलय श्रृंखला, मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथे कार्बन, ये पांचवा कार्बन और यहाँ पर उपस्थित छठवां कार्बन, ये 6 सदस्यीय एक रिंग के रूप में पाया जाता है, वलय के रूप में पाया जाता है। अर्थात ये 6 सदस्यीय ऑक्सीजन युक्त वलय है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय, इसको पैरेनोज संरचना कहते हैं। यह है पैरेनोज संरचना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ग्लूकोज की, उसके बाद दूसरा है फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना, फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। यह फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह संयुक्त होकर सुक्रोज बनाता है। प्राकृतिक सुक्रोज को लेविलोज भी कहते हैं। इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो इसके भौतिक गुण हैं, ये रंगहीन होता है, क्रिस्टली होता है, गलनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल में यह विलेय होता है किंतु बेंजीन और ईथर में अविलेय होता है। ये फ्रक्टोज के भौतिक गुण हैं। उसके बाद है फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज के इस स्ट्रक्चर में इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के पक्ष में पहला प्रमाण है फ्यूरेनोज संरचना। तो फ्यूरेनोज संरचना क्या है, ग्लूकोज के समान यह भी दो चक्रीय रूपों अल्फा व बीटा में पाया जाता है, जो कि C5 कार्बन पांचवें नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह का कार्बोनिल समूह पर योग से प्राप्त होता है। इस प्रकार एक 5 सदस्यीय वलय बनता है जो फ्यूरेनोज यौगिक से समानता के आधार पर फ्यूरेनोज कहा जाता है। इसमें कहा गया है 5वें नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल का कार्बोनिल समूह पर योग, मतलब जो 5वें नंबर का यहाँ पर ये जो 5वें नंबर का कार्बन है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह। इस हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, कार्बोनिल समूह, तो ये बन जाता है फ्यूरेनोज। क्या बन जाता है, फ्यूरेनोज। तो ये स्ट्रक्चर बताता है फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना को। ये जो चित्र है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज संरचना किस प्रकार होता है। आगे है फ्रक्टोज का पायरेनोज संरचना।
आगे है फ्रक्टोज का पायरेनोज संरचना। ये क्या कहता है? फ्रक्टोज की पायरेनोज संरचना C6 के हाइड्रोक्सिल का कार्बोनिल समूह पर योग से प्राप्त होता है। इस प्रकार एक 6 सदस्यीय वलय बनता है जो पायरेन यौगिक से समानता के आधार पर पायरेनोज कहा जाता है। फ्रक्टोज की हावर्थ संरचनाओं एनोमरों की चक्रीय संरचना को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे से यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना और फ्रक्टोज की पायरेनोज संरचना में कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन होता है, जबकि पायरेनोज संरचना में कार्बन 6 के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन कार्बोनिल समूह द्वारा होता है। और फ्यूरेनोज में क्या बनता है? एक 5 सदस्यीय वलय बनता है, जबकि पायरेनोज में क्या बनता है? एक 6 सदस्यीय वलय बनता है। पायरेनोज में 6 सदस्यीय वलय बनता है। तो इस प्रकार फ्यूरेनोज और पायरेनोज दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये है फ्यूरेनोज की संरचना और ये है पायरेनोज की संरचना। अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज, ये है इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या है? तो डाइसेकेराइड को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसका निर्माण मोनोसेकेराइडों से होता है। मोनोसेकेराइडों के 2 अणु जल का एक अणु खोकर ऑक्साइड बंधन द्वारा आपस में जुड़कर डाइसेकेराइड बनाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य इस प्रकार के बंधन को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्लूकोज और सुक्रोज और माल्टोज। जैसे यहाँ पर ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है ग्लाइकोसाइडिक बंध को। इसमें एक ग्लूकोज और एक दूसरा ग्लूकोज आपस में एक अणु खोकर, जल के एक अणु H2O को निकाल करके ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ जाता है। इसी ऑक्सीजन लिंकेज को ही कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या इक्षु शर्करा भी कहते हैं। इसे गन्ने एवं चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। यह अनपचायक होता है, किंतु जल अपघटन करने पर यह ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है। सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा के कार्बन 1 और बीटा के कार्बन 2 के मध्य बनता है। ध्यान रखना है, क्या बोला गया है यहाँ पर? सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 1 पर और बीटा ग्लूकोज के कार्बन 2 के मध्य बनता है। ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं सुक्रोज क्या है? सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है, वो O11, जिसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु देता है। उसके बाद नेक्स्ट है माल्टोज या माल्ट शर्करा। यह अंकुरित जौ में उपस्थित एंजाइम डायस्टेज के द्वारा स्टार्च के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होता है। माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा कार्बन के कार्बन 1 और बीटा कार्बन के चौथे कार्बन के मध्य बनता है। ध्यान रखना है, इसमें माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा ग्लूकोज के चौथे कार्बन के मध्य बनता है। ये इसका समीकरण है। जैसे C6H10O5 का जब हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो ये C12H22O11 बना लेता है। O11 बना लेता है, अर्थात माल्टोज या माल्ट शर्करा बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं मोनोसेकेराइड, हम लोग पढ़ लिए हैं मोनोसेकेराइड और पढ़ लिए हैं डाइसेकेराइड। अब हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड होता क्या है? कई मोनोसेकेराइडों जैसे 10 या अधिक
इकाइयों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा संयुक्त होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। स्टार्च एवं सेल्यूलोज महत्वपूर्ण प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड हैं। ये एक प्रकार से मोनोसेकेराइडों के बहुलक हैं। पॉलीसेकेराइड को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? पहला है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा है विषम पॉलीसेकेराइड। तो सम पॉलीसेकेराइड क्या है? ये जल अपघटन पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। यहाँ पर ये जल अपघटन है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये जल अपघटन नहीं छपा है। तो जल अपघटन पर ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, वो क्या कहलाता है? सम पॉलीसेकेराइड कहलाता है। इसका उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। दूसरा है विषम पॉलीसेकेराइड। ये जल अपघटन पर एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, जैसे ग्लाइकोजन। अब प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले दो पॉलीसेकेराइडों स्टार्च और सेल्यूलोज का वर्णन आगे किया गया है। जैसे यहाँ पर है स्टार्च, यह है स्टार्च अथवा एमाइलम। यह सभी हरे पौधों में पाया जाता है। यह जड़ों तथा बीजों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह चावल, जौ, मक्का, आलू आदि में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें स्टार्च विभिन्न प्रकार के कणों में पाया जाता है। स्टार्च अणु अनेक ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा संलग्न रहते हैं। तो ये था स्टार्च किसको कहते हैं, स्टार्च बनता कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्च के भौतिक गुण। स्टार्च के भौतिक गुण है, पहला है इसका भौतिक गुण, स्टार्च साधारण तापक्रम पर एक स्वादहीन, गंधहीन, श्वेत, अक्रिस्टलीय यौगिक है। दूसरा है जल में अविलेय किंतु गर्म अवस्था में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जल में अविलेय होता है, लेकिन ये गर्म करने पर एक कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है ठंडा अवस्था में ये लेई के रूप में आ जाते हैं, लुगदी के रूप में आ जाता है ठंडा अवस्था में। उसके बाद चौथा है इसका विलयन प्रकाश के प्रति अत्यंत सक्रिय अर्थात ध्रुवण घूर्णक होता है, जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। पांचवा है स्टार्च को 10% HCl के साथ 24 घंटे तक गर्म करके एल्कोहल के साथ अवक्षेपण करने पर विलेय स्टार्च प्राप्त होता है। इसका अणु भार अधिक होता है। तो ये क्या था, स्टार्च के भौतिक गुण। कार्बोहाइड्रेट के महत्व में ये 5 पॉइंट बताया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें से एक दो वर्ड को ही याद करके आपको इसके महत्व के बारे में जानना है। तो जिसमें सबसे पहला बोला गया है, पौधे तथा जंतु कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA और रक्त शर्करा निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दूसरा है यह बायो इंजन का कार्य करता है, जिससे जीवित जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। तीसरा नंबर कहता है ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव की कुल आवश्यकता का लगभग 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, जिसके 1 ग्राम के ऑक्सीकरण से औसतन 40 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कार्बोहाइड्रेट के महत्व में। जैसे यहाँ पर ये समीकरण बताया गया है, इस समीकरण में ये भी मिस्टेक हो गया है, C6H12O6। इसका जब अपघटन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जो 2868 किलो जूल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे नंबर पे बोला गया है ऊतकों को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति ग्लूकोज द्वारा होती है। ग्लूकोज व ऑक्सीजन की कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है तथा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे बोला गया है शरीर के यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहती है। लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन यकृत लीवर में एकत्र रहता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज लेवल को सुरक्षित रखती है। मांसपेशियों में भी 200 से 240 ग्राम जंतु स्टार्च होता है, जो केवल पेशियों द्वारा ही प्रयुक्त होता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो
इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट के सभी इन टॉपिक्स के बारे में देखे हैं। जैसे ये है, सबसे पहले हम लोग देखे हैं इसमें जैव रसायन। जैव रसायन क्या है, जैव अणु क्या है, उसके बाद कोशिका से भी छोटी इकाई के रूप में एक जैव अणु होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के 3 आधार पर वर्गीकरण, स्वाद के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर और अपचायक गुण के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की मोनोसेकेराइड का एक एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक विवरित संरचना। उसके बाद हम लोग देखे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज का चक्री या बंध संरचना। उसके बाद हम लोग देखे हैं फ्रक्टोज फ्रक्टोज की संरचना। उसके बाद हम लोग देखे हैं हम लोग देखे हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग देखे हैं सुक्रोज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड में। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं स्टार्च स्टार्च अथवा एमाइलेज, उसके भौतिक गुण। देन उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के अंतर्गत एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का संक्षिप्त परिचय, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ज्विटर आयन, इन सभी के बारे में। और प्रोटीन की कमी से होने वाले महत्वपूर्ण रोग और उसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।